A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग की वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया था कि आज शाम को आप लोगों का साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को टाइमिंग भी बता दी थी। तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 16 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसमें से स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस आप लोगों के फिजिक्स के होंगे और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 16 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 20 या 25 सेकेंड बाद में आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.6 वोल्ट है तथा इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट है। इससे 0.3 एम्पियर की धारा ली जाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, यानी आपको यहाँ पे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको 2 दिन पहले कराया था, तो बड़े आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपना करेक्ट आंसर बताइए। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अभी ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व भी करके बताऊंगा और इसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो चलिए मैं भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके सबसे पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, पहली लाइन देखिए, यहाँ पे लिखा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.6 वोल्ट है, यानी ई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, ई इज इक्वल टू हमें यहाँ पे दिया गया है 1.6 वोल्ट। तो ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया। फिर उसके बाद लिखा है तथा इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट है, यानी विभवांतर V की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.2 वोल्ट। तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ ये विभवांतर की वैल्यू हमें दी गई है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि इससे 0.3 एम्पियर की धारा ली जाती है, यानी धारा I की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी गई है, 0.3 एम्पियर, ये वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है। फिर हमसे पूछा गया है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल r की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, तो चलिए मैं फॉर्मूला आपको लिख के बता देता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो स्मॉल r इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है E माइनस V और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में आपका I होता है। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए E की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.6 ना, तो E की जगह क्या रखेंगे, 1.6 रख देंगे। ठीक है, इसके बाद माइनस का साइन। फिर B की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.2 वोल्ट, तो 1.2 ये मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर अपॉन में आपका I है, तो धारा की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 0.3 है, तो नीचे मैंने यहाँ पे 0.3 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब 1.6 में से 1.2 को आप लेस करेंगे तो क्या आएगा, रुकिए इसको मैं आगे सॉल्व करके दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो हमारा क्या था, हमारा था 1.6 माइनस 1.2 और अपॉन में क्या था, अपॉन में हमारा था 0.3 और r इज इक्वल टू था, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू ये था। तो देखिए 1.6 में से 1.2 को अगर आप प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.4, ये आपको मिलेगा, और अपॉन में तो आपका 0.3 ये तो रहेगा ही। ठीक है, जब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4/3 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.3
और ओम, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये ज्ञात करना था। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या मिला, 1.3 ओम मिला, स्मॉल आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा, क्योंकि इससे पहले भी सेम ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया हुआ है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक 1.5 वोल्ट बैटरी को 6 वॉट के बल्ब को जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैटरी 1 घंटे के प्रयोग के बाद कार्य करना बंद कर देती है। इस अवधि में बल्ब में से जो आवेश प्रवाहित होता है वह है, और आवेश किसमें, कूलॉम में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि ब्रैकेट में लिखा है कि इस अवधि में बल्ब में से जो आवेश यानी कूलॉम में प्रवाहित होता है वह है। ये आपको यहाँ पे बताना है, यानी आवेश यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। फिर उसके बाद अभी तो मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके भी बताऊंगा और इसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। चलिए मैं भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे पता क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक 1.5 वोल्ट बैटरी को, यानी V की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, V की वैल्यू हमें 1.5 वोल्ट, ये हमें पता है ना। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है कि 6 वॉट के बल्ब को जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 6 वॉट के बल्ब, यानी बल्ब की शक्ति 6 वॉट ना, तो P की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, P की वैल्यू हमें यहाँ पे 6 वॉट दी गई है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये दो चीजें अभी यहाँ पे हमें पता है, तो ये मैंने यहाँ पे अभी लिख दिया है, ठीक है। तो आपको एक रिलेशन पता होगा कि P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। ये रिलेशन आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, क्या होता है, मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ। P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, ये आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बल्ब में प्रवाहित धारा ये निकालेंगे, ठीक है, तभी हम यहाँ पे आवेश निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम बल्ब में प्रवाहित धारा निकालेंगे और इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे जो आपका है P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो बल्ब में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, P अपॉन V हो जाएगा। इसी फॉर्मूले की हेल्प से आया है, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो I इज इक्वल टू P अपॉन V, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो P की वैल्यू कितनी दी गई है, P की वैल्यू हमें, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ऊपर मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, ये 6 वॉट यही तो दी है। तो I इज इक्वल टू P अपॉन V हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो P की वैल्यू 6 ये हमें दी गई है ना। फिर उसके बाद देखिए V है, तो V की वैल्यू ये देखिए 1.5 ये है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा, तो 15 एक नाम 15 15 चौके 60 होता है ना, यानी कितना आ गया हमारा यहाँ पे जो धारा आई है, आई की वैल्यू ये हमें 4 एम्पियर मिल चुकी है। आई की वैल्यू हमें यहाँ पे 4 एम्पियर ये हमें मिल चुकी है। तो अब हम प्रवाहित आवेश निकाल सकते हैं। तो प्रवाहित आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी होता है। I की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, तो I की वैल्यू हमने यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ 4 एम्पियर अभी निकाली हुई है। I की वैल्यू हमें पता है, तो Q इज इक्वल टू आपका I इंटू टी होता है। तो I की जगह हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे गुणे टी। देखिए तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है कि बैटरी 1 घंटे के प्रयोग के बाद कार्य करना बंद कर देती है। तो टाइम कितना दिया गया है, 1 घंटे का दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो टी की वैल्यू हमें 1 घंटे दी गई है। टी इज इक्वल टू हमें 1 आवर ये दिया गया है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, 1 आवर को हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 घंटा, 1 घंटे में आपका कितना मिनट, 60 मिनट होता है, ठीक है, 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में होते हैं 3600 सेकंड। ये आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया है।
तो देखिए 1 घंटे को हमने सेकंड में चेंज किया, 3600 सेकंड मिला। तो टी की जगह हम क्या रखेंगे, टी की जगह हम रख देंगे 3600 सेकंड। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे टी की जगह क्या लिख देता हूँ, 3600। ये मैंने लिख दिया क्योंकि समय 1 घंटा है ना, इसको हमने सेकंड में चेंज कर लिया। अब 4 की मल्टीप्लाई 36 में करवाइए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 14,400, ये आपका आ जाएगा। और कूलॉम में, क्योंकि कूलॉम में पूछा गया है ना, कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है कि इस अवधि में बल्ब में से जो आवेश कूलॉम में प्रवाहित होता है वह है तो 14,400 कूलॉम। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ दिया है 14,400, ये आपका दिया गया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि 2 प्रतिरोधक R1 तथा R2 एक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनके तुल्यांकी प्रतिरोध R का मान होगा। क्या पूछा गया, यदि 2 प्रतिरोधक R1 तथा R2 एक श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर कीजिएगा। तो उनके तुल्यांकी प्रतिरोध R का मान होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। और क्वेश्चन तो सिंपल है, बड़े आसानी से आप लोगों ने इसका आंसर भी कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी R1 प्लस R2, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि श्रेणी क्रम की बात यहाँ पे हो रही है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। देखिए 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन आप लोगों का रिपीट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 2013 के बाद से नहीं पूछा गया है तो रिपीट हो सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वॉट लिखा है। देखिए V से वोल्ट और W से वॉट हो जाएगा। तो एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वॉट लिखा है। 110 वोल्ट वाली लाइन से जलाने पर प्रयुक्त शक्ति होगी। तो आपको यहाँ पे शक्ति ज्ञात करनी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। अभी तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व भी करके बताऊंगा और इसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो चलिए मैं भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बल्ब में प्रयुक्त शक्ति, ठीक है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो बल्ब में प्रयुक्त शक्ति P इज इक्वल टू क्या होता है, V² अपॉन R होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया है, जब शक्ति की बात होती तो यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो P इज इक्वल टू V² अपॉन R। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे R को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि R तो हमें पता ही नहीं है। तो देखिए ये R क्या होगा, ये आगे आ जाएगा, यानी R इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा V² अपॉन P। ये इसका यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, R इज इक्वल टू V² और अपॉन में P, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए V की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 220 वोल्ट लिखा है ना, तो V की जगह हम क्या रखेंगे, 220 रखेंगे, यानी 220 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि V² है, और अपॉन में P यानी शक्ति कितनी है, देखिए 100 वॉट ये लिखा है ना, यही तो शक्ति है। तो अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, अपॉन में आपका यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे आगे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए क्या था हमारा था 220 का स्क्वायर। ठीक है, 220 का स्क्वायर ये था, और अपॉन में आपका यहाँ पे 100 था, यही तो था। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए 220 गुणे 220 ये ना, और अपॉन में आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज किया था, R इज इक्वल टू V²
अपॉन पी, फॉर्मूला भी मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। मिला क्या 22 गुणे 22, तो 22 गुणे 22 ये आर की वैल्यू हमें मिल गई। आर की वैल्यू क्या मिली 22 गुणे 22। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी इसकी मल्टीप्लाई मत करवाइए। तो आर की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है। आर की वैल्यू 22 गुणे 22 ओम में, क्योंकि प्रतिरोध है ना तो ओम में ही तो होगा। तो आर की वैल्यू मैं ऊपर साइड में लिख दे रहा हूं। आर की वैल्यू हमें क्या मिली है 22 गुणे 22 और ओम का साइन मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूं। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। और देखिए फिर इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 110 वोल्ट वाली लाइन से जलाने पर प्रयुक्त शक्ति होगी, यानी अब V की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, V इज इक्वल टू हमें यहाँ पे दिया है 110 वोल्ट, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। और R की वैल्यू अभी हमने निकाली जस्ट 22 गुणे 22 ओम, ये हमने निकाली है ना। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, P निकालना है। P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको पुट करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं इधर साफ कर देता हूं ताकि मैं आगे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो क्या होता है, फॉर्मूला आपका यहाँ पे लगने वाला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि हमें P की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो देखिए V की वैल्यू, अब ये देखिए 110 है ना, तो यहाँ पे V स्क्वायर है तो 110 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 110 का स्क्वायर, और अपॉन में R की वैल्यू 22 गुणे 22 ये रखेंगे। ठीक है, अब जब आगे सॉल्व करेंगे देखिए 110 का स्क्वायर है ना, P इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूं। तो 110 गुणे, ठीक है 110 गुणे, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा 110 और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 22 गुणे 22। ठीक है, क्योंकि आर हमने कितना निकाला था प्रतिरोध, यही तो निकाला था 22 गुणे 22 ओम। तो 22 गुणे 22, ठीक है 22 गुणे 22 इसलिए लिखा था, इसलिए नहीं सॉल्व किया था क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। अभी आप देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए 22 एकन्नम 22 और 22 पंचे 110 होता है, फिर 22 एकन्नम 22 और 22 पंचे 110 होता है। तो 5 गुणे 5 ऊपर बचा हुआ है, 5 गुणे 5 यानी 25, और P की वैल्यू को निकाल रहे हैं तो वॉट में आ जाएगा, क्योंकि शक्ति पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 25 वॉट आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। देखिए ये 22 एकन्नम 22, 22 पंचे 110 किया, फिर ये 22 एकन्नम 22, 22 पंचे 110, 5 गुणे 5 यानी 25 और वॉट में आएगा क्योंकि शक्ति है। तो 25 वॉट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, मैंने आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करके बता दिया। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि एक न्यूमेरिकल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2 सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 3.0 वोल्ट यानी 3 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ध्यान रखिएगा किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये दोनों सेल 2 ओम प्रतिरोध के साथ जुड़े हैं, परिपथ में धारा एम्पियर में है, यानी हमें यहाँ पे धारा आई की वैल्यू को निकालना है। और एम्पियर में तो आएगा ही आएगा क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता ही है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, हमें यहाँ पे आई की वैल्यू को निकालना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा। देखिए यहाँ पे समांतर क्रम में, समांतर क्रम की बात हो रही है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो I इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूं। I इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा NE अपॉन में आपका क्या हो जाएगा NR और प्लस स्मॉल r, ये हो जाएगा। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसकी बात हो रही है, तो फॉर्मूला हमारा यही यूज होने वाला है यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको वैल्यू समझा देता हूँ कि क्या क्या वैल्यूज हमें यहाँ पे दी गई हैं। तो देखिए 2 सेल, तो देखिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर इसके बाद कह रहा है कि जिनमें से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट है। क्या है, तो E की वैल्यू
कितनी दी गई है, विद्युत वाहक बल हमें कितना दिया गया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें 3 वोल्ट दिया गया है। 3 वोल्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 3.0 का मतलब 3 ही तो होता है, तो 3 वोल्ट ये मैंने लिख दिया। फिर देखिए तथा आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल आर की वैल्यू 3 ओम हमें यहाँ पे दी गई है। चलिए ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे कह रहा है कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि समांतर क्रम में, देखिए आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये दोनों सेल 2 ओम प्रतिरोध के साथ जुड़े हैं। अब प्रतिरोध आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, तो आर की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 ओम ये दी गई है, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया है कि परिपथ में धारा एम्पियर में है, यानी आई की वैल्यू को हमें निकालना था, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस रिलेशन का यूज करेंगे। समांतर क्रम की बात हो रही है, तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में एन आर और प्लस स्मॉल आर, तो सभी वैल्यूज पता है, इसी फॉर्मूले में लाके हम रख देंगे। ये वैल्यूज मैंने साइड में लिखी हुई है, आप लोगों ने देख ली होंगी। अब चलिए फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं और यहाँ पे आंसर को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे जगह नहीं बचेगी सॉल्व करने के लिए, हम लोगों के पास यहाँ पे जगह नहीं बचेगी मेरे पास यहाँ पे। तो देखिए आई इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन ई, ठीक है, एन ई अपॉन में क्या होता है एन आर और प्लस स्मॉल आर ये होता है। तो I इज इक्वल टू आगे यहाँ पे देखिए n की वैल्यू, यहाँ पे 2 सेल की बात हो रही है तो n की जगह 2 रखेंगे। E की वैल्यू कितनी दी गई है, तो E की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है, जिनमें से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट है, विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट है ना, तो 2 गुणे 3 ये आपका हो जाएगा, अपॉन में n, तो देखिए 2 सेल तो n की जगह 2 ये रखा। फिर इसके बाद R प्रतिरोध कितना दिया गया है, नीचे देखिए प्रतिरोध आपका दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना कि ये दोनों सेल 2 ओम प्रतिरोध के साथ जुड़े हैं, तो प्रतिरोध की वैल्यू 2 दी गई है, ये रख दिया प्लस। इसके बाद स्मॉल आर यानी आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 3 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो यहाँ पे 3 ओम दिया है, ये 3 को रख दिया। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई 3 में आपका 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, अपॉन में देखिए ये 2 2 जा आपका 4 और 3 7, यानी 6/7 आया है। अब 6/7 को आप सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.85 एम्पियर, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धारा हमारी कितनी मिली, परिपथ में धारा एम्पियर में कितनी है 0.85 एम्पियर। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ दिया है, तो ये दिया है 0.85 ये दिया है, ठीक है। एम्पियर में तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो 0.85 एम्पियर यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है और फॉर्मूला भी मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछे आते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए पैटर्न क्वेश्चन का यही रहेगा, बस यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस दिया गया है ये सब चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन फॉर्मूला तो यही लगेगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल E तथा विभवांतर V में संबंध होता है। तो देखिए रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपसे जरूर पूछे आते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल E तथा विभवांतर V में संबंध होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। सबसे पहले आप अपना करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आज जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे V + IR = E, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी सेल के विद्युत वाहक बल E तथा विभवांतर V में संबंध होता है, V + IR = E, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस आप लोगों के फिजिक्स के होंगे, तो 6 में से यहाँ पे अधिकतर तो आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल ही थे, 6 में से 4 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो देखिए केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे।
तो आज का केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि HCl तथा AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कब पूछा गया है, 2010 के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है, तो रिपीट हो सकता है, बहुत पहले पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, अपना करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि HCl तथा AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग होता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, इसका करेक्ट आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सफेद अवक्षेप। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन करके बता देता हूँ। देखिए HCl की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे HCl लिखा, ठीक है। HCl प्लस AgNO3, AgNO3, तो AgNO3 को हम किस नाम से जानते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इनकी रिएक्शन होगी तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AgCl, ठीक है, AgCl प्लस HNO3, यही हमें यहाँ पे मिलेगा। देखिए AgCl जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं, सिल्वर क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे सफेद अवक्षेप मिलेगा। क्या मिलेगा, सफेद अवक्षेप। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि मेथेन अणु की आकृति है। क्वेश्चन क्या है कि मेथेन अणु की आकृति है। तो देखिए आकृति से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, जहां पे मैंने आपको आकृतियां बताई हुई हैं कि किसकी कौन सी आकृति होती है, अमोनिया की क्या आकृति, मेथेन की क्या, ये सब मैंने आपको बताया है। चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको टॉपिक कराया हुआ है, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, मैंने आपको बता भी दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चतुष्फलक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चतुष्फलक या फिर चतुष्फलकीय भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ का नियम कार्य नहीं करता। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ का नियम कार्य नहीं करता। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए ऑक्साइड, ऑप्शन बी परऑक्साइड, ऑप्शन सी मेथिल ऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 11th या 12th में जरूर पढ़ा होगा। मार्कोनिकॉफ का एक नियम होता है, मार्कोनिकॉफ का नियम आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे नियम पढ़ने का तो समय बचा नहीं हुआ है, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग अपना आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी परऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, निम्न में से किसकी उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ का नियम कार्य नहीं करता, तो परऑक्साइड की उपस्थिति में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने ये रूल जरूर पढ़ा होगा मार्कोनिकॉफ का। अब जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनकी बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य होते हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। क्वेश्चन है कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य होते हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
एक ही क्रियात्मक समूह वाले, ध्यान रखिएगा, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य होते हैं एक ही क्रियात्मक समूह वाले। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर आपको कराया हुआ है। लास्ट ईयर ये चैप्टर भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है जहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ चैप्टर मैंने आपको लास्ट ईयर यानी 2019 में पढ़ाए हैं जो कि इस बार मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विषम चक्रीय यौगिक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से विषम चक्रीय यौगिक है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी दिया है चक्रीय ब्यूटेन, ऑप्शन सी दिया है मेथिल अल्कोहल और ऑप्शन डी दिया है पिरिडीन। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पिरिडीन, यानी निम्नलिखित में से विषम चक्रीय यौगिक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन बी दिया है विषमांगी विखंडन, ऑप्शन सी दिया है निर्जलीकरण और ऑप्शन डी दिया है विहाइड्रोजनीकरण, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट ईयर कराया है 2019 में, जहां से मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है वो चैप्टर मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया है। जिस दिन मैंने आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बताई थी उसी दिन मैंने आपको बता दिया था कि जाके पढ़ लीजिएगा और मैक्सिमम लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी निर्जलीकरण, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि CHCl3 का IUPAC नाम है, ठीक है। ये किसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, जो CHCl3 लिखा हुआ है किसका केमिकल फॉर्मूला, क्लोरोफॉर्म का होता है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो CHCl3 का IUPAC नाम है, ये आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो जिन लोगों को IUPAC नेमिंग ये टॉपिक आता है इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। देखिए जो IUPAC का टॉपिक है ना, काफ़ी लेंदी टॉपिक है, ठीक है। इसमें काफ़ी रूल्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ता है, कई रूल्स लगते हैं। तो IUPAC नेम 1-2 दिन में नहीं सीखा जा सकता है, इसके लिए टाइम लगता है। करीब ये आपका 4 से 5 दिन का टॉपिक होता है। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 4 से 5 दिन आपको लगेंगे इसको समझने के लिए अच्छे से। तो ये टॉपिक तो अभी यहाँ पे पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ और IUPAC नेम से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल भी करवा दूंगा और बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता दूंगा कि IUPAC नेम से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं 5 से 6 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लूंगा, इंपॉर्टेंट आप लोगों को करवा दूंगा, उतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। यही आपके पास अब यहाँ पे एक ही मेथड बचा हुआ है क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। तो CHCl3 का IUPAC नाम, 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, ठीक है। एक दिन मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा था जहां पे ये CHCl3 आया था, तब मैंने आपको इसका IUPAC नेम पहले ही बताया हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा। क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ट्राइक्लोरोमेथेन, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। CHCl3 इसका IUPAC नाम ट्राइक्लोरोमेथेन होता है।
तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि IUPAC नेम, ये टॉपिक लेंदी है, टाइम है नहीं हमारे पास, तो मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए ले आऊंगा जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और आपको करवा दूंगा और उसको तैयार कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, वहीं से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पे है कि स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन किस एंजाइम के कारण होता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन किस एंजाइम के कारण होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। सबसे पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए यानी पैटिसन एंजाइम, ऑप्शन बी दिया है डाइस्टेस एंजाइम, ऑप्शन सी दिया है जाइमेस एंजाइम और ऑप्शन डी दिया है इन्वर्टेज एंजाइम। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका करेक्ट आंसर आप लोग सबसे पहले कीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डाइस्टेस एंजाइम, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन किस एंजाइम के कारण होता है, डाइस्टेस एंजाइम के कारण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है कि तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है। क्वेश्चन क्या है कि तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए दिया है समांगी उत्प्रेरण, ठीक है, ऑप्शन ए दिया है समांगी उत्प्रेरण, ऑप्शन बी दिया है विषमांगी उत्प्रेरण, ऑप्शन सी दिया है स्व उत्प्रेरण और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी विषमांगी उत्प्रेरण, यानी तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है विषमांगी उत्प्रेरण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विषमांगी उत्प्रेरण। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि आर्सेनिक प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए है। आर्सेनिक प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए है, वर्धक है, उत्प्रेरक विष है, प्रेरित उत्प्रेरक है या फिर स्व उत्प्रेरक है। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि आर्सेनिक प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यानी उत्प्रेरक विष, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का टेस्ट आप लोगों का हो जाता है कंप्लीट। टोटल मैंने 16 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे हुए हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि 16 में से आप लोगों के आज कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।